नमस्कार मेरे भविष्य के स्कूल व्याख्याताओं। आरपीएससी हिंदी के इस मंच पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है दोस्तों। आज का दिन है संकल्प का। आज का दिन है उस चिंगारी को आग में बदलने का जो आपके सीने में धधक रही है, और वो चिंगारी है आपकी स्कूल व्याख्याता बनने की आग। क्या आप तैयार हैं? आज हम आईसीटी के ये जो डर है आपके मन में बैठा हुआ, इसको हमेशा के लिए दिल से निकालने वाले हैं। बस एक बार आप जोरदार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए और अपनी ऊर्जा दिखा दीजिए। फिर देखिए हम कैसे कमाल करते हैं। इस क्लास से बाहर आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। एग्जाम से पहले इस पूरी क्लास के एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से आपको याद करके जाना है। आज हम आईसीटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को निचोड़ करके 100 ऐसे रामबाण प्रश्न हल करने वाले हैं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा से जुड़े हुए हैं। ये 100 प्रश्न सिर्फ परीक्षा प्रश्न नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए 100 कदम है दोस्तों, और ये 100 कदम आपकी मंजिल की ओर आपको लेकर के जाएंगे। मैं जानता हूँ आप सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, और मैं आज यहाँ आपकी उस मेहनत को सही दिशा और धार देने आया हूँ। वो आग, वो जुनून जगाने आया हूँ जो शायद कहीं थोड़ा मंद आपका पड़ गया है। याद रखिए आपका टाइम टेबल आ गया है। याद रखिए बहुत कम समय आपके लिए बचा हुआ है। इस कम समय में कैसे आप रणनीतिक तौर पर तैयारी कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने कल वीडियो ऑलरेडी बना दिया था। याद रखिए आपके सपने बड़े हैं तो आपकी कोशिशें भी बड़ी होनी चाहिए, और आपका हौसला उससे भी ज़्यादा बुलंद होना चाहिए। आज की ये क्लास आपको सिर्फ आईसीटी का ज्ञान नहीं देगी, ये आपको आत्मविश्वास भी देगी, और वो आत्मविश्वास जो आपको परीक्षा हॉल में हर प्रश्न का सामना करने की हिम्मत देगा। साथियों, हम क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने आज की ये क्लास पूरी मन लगा करके और पूरी शिद्दत से देख ली तो आईसीटी का कोई भी कोना आप लोगों से अछूता नहीं रहेगा। और ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये एक अटूट रिश्ते की शुरुआत है जो आपका और मेरा बनने वाला है। आज की क्लास के बाद आप महसूस करेंगे कि क्यों मेरी हर क्लास आप लोगों के लिए जरूरी है। मैं आपको वो दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सफलता का अचूक मंत्र और आपके लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मेरा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है साथियों, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। और यकीन मानिए आज की क्लास के बाद आप मेरी हर क्लास का बेसब्री से इंतजार करेंगे, क्योंकि हर क्लास आपको आपके सपने के और करीब लेकर के जाएगी। तो चलिए अब और इंतजार नहीं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हो जाइए, और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए हो जाइए आप सज्ज। क्या आप तैयार हैं? अगले कुछ मिनट या कुछ घंटे भी लग सकते हैं इसमें, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा। तो आप तैयार हैं? अगला ये समय आने वाला है जो आपके सपनों को देने के लिए। अगर हाँ तो एक बार फिर पूरे जोश के साथ में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मिशन आरपीएससी, मिशन आरपीएससी, और फतेह आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञान के इस महायज्ञ को, आपकी सफलता के इस विजय अभियान को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, हम शुरुआत यहां से करेंगे। जो भी आप क्वेश्चन देख रहे थे वो अपने पार्ट 2 का क्वेश्चन है पहला। तो 100 प्रश्नों के ऐसे मैं आपको 2 वीडियोज करवाऊंगा। तो 200 प्रश्नों 250 प्रश्नों की क्लास होगी बेसिकली। 50 प्रश्न का एक और वीडियो आएगा। या फिर आप इन 100 प्रश्नों के अलावा जो क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, आरपीएससी हिंदी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर भी फ्री में डाले हुए हैं सब चीजें। तो वहां पे जाके आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पर ये जो 100 प्रश्न है अभी मैं करवा रहा हूँ, ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, और लगभग आपके सारे के सारे प्रश्न इनमें से बन जाएंगे। तो ये वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है, इसके अंदर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें आईसीटी का कोई ऑब्जेक्टिव पूछे तो हम क्या बताएंगे? 4 ऑप्शंस हमारे पास में। शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना, केवल छात्रों को केवल मनोरंजन प्रदान करना, शिक्षण अधिगम प्रणाली को अधिक प्रभावी और रुचिकर और सुगम बनाना, मोर इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड इजी बनाना, स्कूलों में कंप्यूटर की संख्या बढ़ाना। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो सकता है। देखो आज की क्लास में आप लोग अप्लाइड क्वेश्चन भी करना सीख जाओगे, क्योंकि आपको इस क्लास में वो आपकी स्किल डेवलप होगी जिससे आप जानोगे कि स्कूल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, विद्यार्थियों के लिए क्या अच्छा हो सकता है क्लास के अंदर, और हम क्या क्या नए इनोवेशन कर सकते हैं, क्लास को कैसे अच्छा बना सकते हैं। बस अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हो ना, तो आपकी पेडागोजी भी क्लियर हो जाती है। चाहे फिर कितने अप्लाइड क्वेश्चन एग्जामिनर बना ले, हम सारे सोल्व कर ही देंगे। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रुचिकर और सुगम बनाना, टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड इजी। देखो इसको समझते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जब बात होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, टीएलपी की, ठीक है, तो इसमें जो है आईसीटी
आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। ये शिक्षकों और छात्रों के लिए एक संसाधन की उपलब्धता को भी बढ़ाता है, सीखने के तरीके में विविधता भी लाता है और जटिल अवधारणाएं जो होती हैं, जटिल अवधारणाएं मैं बोलूं तो जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं, इनको भी समझने में काफ़ी बेहतरीन तरीके से मदद करता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाने की, तो देखिए शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं है कतई, बल्कि कई बार ये कार्य को मतलब ऑटोमेट भी करती है, स्वचालित भी करती है। भाई कंप्यूटर से काम अपने आप भी तो होता है ना, कुछ कमांड अगर हम दे दें तो अपने आप सारी कैलकुलेशन अपने को करके दे देता है, सारे जो भी हमारे फंडामेंटल्स हैं वो समझा के दे देता है हमारे को। और आजकल तो एआई की दुनिया में सब कुछ इजीली हो रहा है। संसाधन आसानी से उपलब्ध करा के कार्यभार कम करने में ये मदद करता है, बढ़ाता नहीं है। तो ये तो इस तरह से होगा नहीं अपना। छात्रों को केवल मनोरंजन प्रदान करना, देखो छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना इसका एक काम हो सकता है, पर यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन तो एक सहायक तत्व के रूप में हो सकता है दोस्तों। किसके रूप में हो सकता है? सहायक तत्व के रूप में। तो मनोरंजन तो सहायक तत्व के रूप में लेंगे, जो लर्निंग को रुचिकर बनाता है, अधिगम को रुचिकर बनाए रखता है। लेकिन इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है वो अधिगम को सुगम और प्रभावी बनाना है। क्या बनाना है? सुगम और प्रभावी, प्रभावी मतलब इफेक्टिव बनाना है। इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन है, स्कूल में कंप्यूटर की संख्या को बढ़ाना। देखो स्कूल में कंप्यूटर की संख्या बढ़ाना आईसीटी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह इसका मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है। उद्देश्य है उन कंप्यूटरों और तकनीकी उपकरणों का शैक्षिक उपयोग करके शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। पहला प्रश्न क्लियर है आपका। चलिए 2 नंबर के प्रश्न में आप मुझे उत्तर बताइए। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो प्लीज आप एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपने आरपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि ये बटन दबाने से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आने वाले टाइम में। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? देखो हार्डवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर। देखिए हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, मतलब भौतिक। क्या होते हैं? जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, मतलब कि जो फिजिकल चीजें होती हैं ना, या फिर हम अपन कहें मूर्त चीजें। मूर्त चीजें मतलब कि टेंगबेल, ये हार्डवेयर होते हैं जिनको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, मतलब हाथ भी टच कर सकते हैं उनके। कीबोर्ड जो है बताओ, इसको छूते हैं ना अपन उंगलियों से, इनपुट डिवाइस है जो छुआ जाता है, इसलिए तो हार्डवेयर है। मॉनिटर है, जो हम स्क्रीन होती है हमारे सामने देखते हैं अपन, वही तो मॉनिटर होता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है जिसको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, इसलिए ये भी हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे दोस्तों अपन जो देखते हैं ना सामने, उसके अंदर जो विंडो होती है या जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अपना मोबाइल है ना, इसमें जैसे अपन व्हाट्सएप वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये निर्देशों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, और उपयोगकर्ता जो होता है, यूजर जो होता है, उसको कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करने में सक्षम बनाता है। मतलब इसको छू नहीं सकते हैं अपन। आप कहो कि मैं इसको छू करके महसूस कर सकता हूँ कितना मोटा है, कैसे है, पतला है, दुबला है, कैसा है, ऐसा नहीं कर सकते। अब प्रिंटर जो है, प्रिंटर को भी अपन छू सकते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ये भी हार्डवेयर हो गया। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI? बताइए, अच्छे से सोचो क्या होगा इस प्रश्न में राइट आंसर। देखो पहला ऑप्शन हमारे पास में, ये शिक्षक की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। देखो ये शिक्षक की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है। शिक्षक की भूमिका एक सुविधाजनक या फिर सुविधा प्रदाता की होती है, जिसको हम फैसिलिटेटर बोलते हैं, और मार्गदर्शक की भी होती है, गाइडर। तो ये तो महत्वपूर्ण बनी रहती है, इसको समाप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका एक प्रमुख लाभ होता है छात्र को उसकी व्यक्तिगत गति, इंडिविजुअल पेस जो होता है, उससे सीखने की सुविधा प्रदान करता है। छात्र जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं उन पर ज़्यादा समय बिता सकता है और आसान भागों से जल्दी आगे बढ़ सकता है। ये केवल सामूहिक अनुदेशन के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों, सामूहिक अनुदेशन के लिए, ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए उपयोगी नहीं है। ये CAI को व्यक्तिगत अधिगम कहा जाता है।
मतलब व्यक्तिगत अधिगम के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब इंडिविजुअल लर्निंग जो है ना उसके लिए। हालांकि इसका उपयोग छोटे समय में भी किया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये छात्र को उसकी अपनी गति से सीखने की अनुमति देता है, तो ऑप्शन नंबर हम कर देंगे बी राइट आंसर। क्लियर है यहां तक आपका? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द सिस्टम अप्रोच बेस्ड? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इस प्रश्न को अपन ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे सामने, केवल इनपुट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए साथियों, केवल इनपुट या आउटपुट पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया के ऊपर ही करता है ध्यान केंद्रित, पूरी प्रक्रिया पर, मतलब कंप्लीट प्रोसेस पर, आउटपुट और फीडबैक पर भी विचार करता है ये। तो ये तो हमारा राइट आंसर इसका नहीं होगा। समस्याओं को उसके सभी अंतर संबंधित भागों के साथ में समग्रता में देखना, ये बिल्कुल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट आंसर कर देंगे हम इसमें। प्रणाली उपागम जो है, सिस्टम अप्रोच, ये एक व्यक्तिगत और समग्र तरीका होता है, होलिस्टिक तरीका है ये किसी समस्या या स्थिति को समझने का। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी प्रणाली जो है, सिस्टम जो है, उसके अंतर संबंधित और अन्यश्रित भागों का एक समय होता है जो एक साथ मिलकर के एक विशिष्ट उद्देश्य, जो स्पेसिफिक कोई पर्पज होता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। केवल आउटपुट का विश्लेषण करना, तो केवल आउटपुट या इनपुट पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, पूरी प्रक्रिया पे ध्यान केंद्रित करता है। मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक भाग का अलग अलग अध्ययन करना और उनके संबंधों को अनदेखा करना। देखो, प्रणाली उपागम में प्रत्येक भाग का अध्ययन अलग अलग करने की बजाय उनके बीच के संबंधों और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं इस पर जोर दिया जाता है, ताकि पूरी प्रणाली को समझा जा सके। तो रिलेशनशिप इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, बताइए सॉफ्टवेयर को परिभाषित करने का सबसे सटीक तरीका क्या है? बताइए दोस्तों। अगर आपको इस क्लास में कुछ वैल्यू दिख रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को जरूर शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। बताइए, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वे टू डिफाइन सॉफ्टवेयर? क्या होगा इसमें? इसमें उत्तर होगा दोस्तों अपना कंप्यूटर को चलाने वाले निर्देशों का सेट। ऑप्शन नंबर बी करेंगे। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के जो अमूर्त या अभौतिक भाग होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के भौतिक घटक तो हार्डवेयर होते हैं, जैसा कि अपन ने बात करी है। सॉफ्टवेयर तो वास्तव में प्रोग्रामों या निर्देशों का एक संग्रह होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। एक कंप्यूटर हार्डवेयर को क्रियान्वित भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है। कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति इकाई, देखो कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति इकाई जो पावर सप्लाई यूनिट है, ये हार्डवेयर का हिस्सा होती है ना कि सॉफ्टवेयर का हिस्सा होती है। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी बाह्य उपकरण जो होता है ना, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, पेरिफेरल डिवाइस, ये सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं ये, और ये हार्डवेयर का एक प्रकार है, ना कि सॉफ्टवेयर का। तो ये भी नहीं होगा, भौतिक में सॉफ्टवेयर आते ही नहीं है, हार्डवेयर आते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स में। चलिए अगला चलते हैं। 6 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक अधिगम CAL का प्रकार नहीं है? बताइए CAL क्या आंसर होगा? ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिमुलेशन, ट्यूटोरियल, व्याख्यान। गाइज, इसमें आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, व्याख्यान यानी कि लेक्चर। कंप्यूटर सहायक अधिगम जो है यानी कि CAL की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया है ये। इसमें जो बच्चे होते हैं ना, कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ में इंटरेक्ट करना सीखते हैं। ड्रिल और प्रैक्टिस की हम बात करते हैं तो ये सामान्य CAL विधि है, एक नॉर्मल है, जहाँ छात्र दोहराव वाले जो अभ्यास होते हैं ना, बार बार रिपीटेटिव एक्सरसाइज जो होती है, उसके माध्यम से कौशल का अभ्यास करते हैं। सिमुलेशन, ये भी एक CAL का प्रकार है, जहां कंप्यूटर वास्तविक दुनिया की स्थितियां, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस होती हैं, उनका सिमुलेट करता है, उनको अनुकरण करता है, जिससे छात्र सुरक्षित वातावरण में प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है ट्यूटोरियल मतलब CAL का प्रकार है ये भी, जहां कंप्यूटर नई सामग्री प्रस्तुत करता है और बच्चों की समझ की जांच करता है। आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। बात करते हैं अगर लेक्चर की, अपन व्याख्यान की, तो शिक्षण का एक पारंपरिक तरीका है ये, आप जानते हैं। मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, वो भी लेक्चर ही दे रहा हूँ,
जिसमें शिक्षक मौखिक रूप से जानकारी प्रस्तुत करता है और सीधे तौर पर कंप्यूटर सहायक अधिगम जो है CAL इसका प्रकार्य नहीं है, सीधे तौर पर नहीं है इसका। हालांकि व्याख्यान जो है रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जैसा कि अपन अपने एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड करके डाल रखे हैं RPSC हिंदी पे, तो ये डिजाइन के रूप में साझा किए जा सकते हैं। बट अगर हम एक्चुअल वर्ड में बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर वो तो उसके लिए तो फिजिकली व्यक्ति को आपके सामने ही आना पड़ेगा। लेकिन व्याख्यान जो है विधि स्वयं जो है वो आपका CAL का हिस्सा नहीं है, खुद विधि व्याख्यान विधि, तो डी ऑप्शन करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ICT का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ICT इन एजुकेशन? क्या उत्तर होगा इसमें, बताइए। तो गाइज पहला ऑप्शन है हमारे पास में परीक्षा में नकल करना आसान बनाना, मेकिंग चीटिंग इन एग्जाम आइजर। इसके अलावा सूचना तक पहुंचना, एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाना, सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना। तो क्या होगा इसमें, यही हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन ही करेंगे, आगे हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ICT जो है दोस्तों, ICT ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए हैं। परीक्षा में नकल की जहां तक बात आती है ना, तो परीक्षा में नकल करना आसान बनाना ICT का एक नकारात्मक और अपन कह सकते हैं अवांछनीय परिणाम हो सकता है। लेकिन इसका उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण योगदान नहीं है ये, ठीक है, नकल करना। शिक्षकों के लिए कम काम करना, कुछ हद तक ये सच भी हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रशासनिक या दोहराव वाले कार्य जो होते हैं ना वो ऑटोमेटेड हो जाते हैं, स्वचालित होते हैं। लेकिन ये इसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। महत्वपूर्ण योगदान तो ये वाला ही है, शिक्षण की गुणवत्ता और छात्र जो है अधिगम पर ज़्यादा कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है वो है। स्कूल फीस को बढ़ाना, इंक्रीज स्कूल फीस। स्कूल फीस बढ़ाना मतलब ICT के कार्यान्वयन का एक संभावित परिणाम हो सकता है, क्योंकि इसके लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, निवेश की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ICT का योगदान नहीं है, ये एक लागत संबंधी पहलू है जो सरकार देखती है और स्कूल वाले अपनी फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए देखते हैं। तो इसमें यही होगा राइट आंसर, सूचना तक पहुंच, एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाना ICT का महत्वपूर्ण योगदान है। इंटरनेट, डिजिटल संसाधन और उपलब्धता जो है, इसने जो भौगोलिक बाधाएं हैं, ज्योग्राफिकल बैरियर्स जो हैं, उनको कम किया है। जिससे हुआ क्या है, दुनिया भर के लोग विशाल मात्रा में जानकारी, शैक्षिक सामग्री मतलब एजुकेशनल मटेरियल जो है और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं, चाहे उनकी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आप चाहे तो किसी विदेश के किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं जो अपना कोर्स सेल कर रहा है कहीं पर भी, ठीक है, उनसे पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर आप किसी से पढ़ सकते हो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण बता दीजिए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर? बताओ भाई क्या आंसर होगा। तो प्राथमिक मेमोरी क्या होती है दोस्तों, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, शायद आप सब जानते होंगे, इसमें होगा सी ऑप्शन, रैम। ठीक है भाई, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, उसको बेसिकली क्या किया जाता है, उसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपके होती है प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी, और एक होती है दोस्तों आपके सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक मेमोरी होती है, ये दो मेमोरी होती है। अब जो प्राथमिक मेमोरी होती है ना, प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी, ये सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ना, सीपीयू के द्वारा एक्सेस की जाती है। ये वॉयलेट होती है, मतलब अस्थिर होती है, जैसे रैम जो है ना, ये गैर अस्थिर जो होती है, जो नॉन वॉयलेट होती है, तो ये होती है रोम। ठीक है, मुख्य मेमोरी जो होती है ये मेन मेमोरी भी कहलाती है या मुख्य मेमोरी भी कहलाती है, प्राइमरी मेमोरी। हार्ड ड्राइव की बात करते हैं अपन, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ये यूएसबी ड्राइव और सीडी रोम जो होती है, सीडी रोम का तो जमाना ही गया खैर अभी, द्वितीयक मेमोरी के एग्जाम्पल हैं ये वाले किसके हैं, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। ये डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित मतलब स्टोर करने के काम आते हैं, सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किए जाते, बल्कि डेटा को पहले प्राथमिक मेमोरी में लोड किया जाता है। रैम की जब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो रैम जो है इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी करेंगे। प्राथमिक मेमोरी का एक एग्जांपल है ये। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बताइए क्या उत्तर होगा। ये प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच का पहला चरण क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन? बताइए भाई क्या उत्तर होगा इसमें। सिंपल आंसर है, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, उद्देश्यों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव।
पहला ऑप्शन करेंगे। ठीक है, शिक्षा में प्रणाली उपागम जो है एक सुनियोजित मतलब प्लान और चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है। प्रणाली उपागम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है दोस्तों क्या, ये चरण याद रखना, उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का। बताइए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI सॉफ्टवेयर में आमतौर पर शामिल होता है। क्या शामिल होता है इसमें आमतौर पर साथियों? इसमें आमतौर पर शामिल होता है पाठ्य सामग्री, मतलब कि टेक्स्ट मटेरियल, चित्र, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव तत्व, एलिमेंट्स, ये सब इसमें शामिल होते हैं CAI के अंदर। क्लियर है? CAI जो है सॉफ्टवेयर में परीक्षा प्रश्न भी शामिल होता है, हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये केवल परीक्षा प्रश्नों तक सीमित नहीं होता है, इसमें शिक्षण सामग्री भी बहुत हद तक शामिल की जाती है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हम राइट आंसर करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ICT शब्द का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आप मुझे बता दीजिए। मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी आपको इसको एक्सप्लेन किया था कि ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म ICT। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, टाइम खराब नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो आपको इंग्लिश में दे या हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ दे, कुछ भी दे, आपको आंसर कर देना है। क्लियर बात है? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 12। बताइए निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस, बताओ कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस है? तो क्या उत्तर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है दोस्तों वो माउस है। आपको पता है माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है और हार्डवेयर का घटक है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश भेजने के लिए किया जाता है। हम कुछ क्लिक करते हैं ना तो माउस के द्वारा ही करते हैं ना भाई कंप्यूटर में। स्पीकर जो होता है यह आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। माउस जो है आपका, ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। इसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने और कमांड देने के लिए किया जाता है। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, कागज पर हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन पर विजुअल्स आउटपुट प्रदर्शित करता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, क्या उत्तर होगा बताइए। प्रणाली उपागम से संबंधित क्वेश्चन आया है फिर आपके पास में सिस्टम अप्रोच से। तो सिस्टम अप्रोच का शिक्षा में अनुप्रयोग बताइए, मुख्य लाभ क्या हो सकता है? सिस्टम अप्रोच जो है प्रणाली उपागम का शिक्षा में अनुप्रयोग का मुख्य लाभ क्या है? तो 4 मुख्य लाभ हैं, 4 में से कौन सा बढ़िया हो सकता है वो आपको देखना है। तो ये केवल पाठ्यक्रम डिजाइन करने पर केंद्रित करता है ध्यान। देखो नहीं, ऐसा नहीं है, पाठ्यक्रम डिजाइन तो करता है लेकिन उस तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षण विधियां जो होती हैं, टीचिंग मेथड्स, एवोल्यूशन, मूल्यांकन, संसाधन, रिसोर्स, छात्रों के और शिक्षकों के अंदर सभी चीजें इसमें संबंधित होती हैं। तो केवल ये पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, ये शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है। ये बिल्कुल सही बात है इसमें, ठीक है ना। मूल्यांकन की जब बात आती है कि ये छात्रों के मूल्यांकन के लिए उपयोगी नहीं है, इसका उपयोग पूरी शैक्षिक प्रणाली या फिर किसी भी एक घटक का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो इसमें भी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL में अनुकूलित अधिगम का क्या मतलब है बताइए। एडेप्टिव लर्निंग का क्या मतलब है इसमें? एडेप्टिव लर्निंग का मतलब है दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर करेंगे छात्र की प्रतिक्रियाओं और प्रदर्शन के आधार पर अधिगम सामग्री और गति को समायोजित करना। क्लियर है आपका यहां तक? तो आप करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे, एडजस्टिंग द लर्निंग मटेरियल एंड पेस बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सेज एंड परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में। बताइए, देखो मित्रों ये PDF भी मैं आपको डाल दूंगा। ये PDF आपको मिलेगी कहाँ पे? RPSC जो अपना टेलीग्राम चैनल है, RPSC हिंदी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है और चैनल भी है, दोनों को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी मिल जाएगी। और अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है तो वहाँ पर भी मैं ये PDF आपको सभी को उपलब्ध करवा दूंगा। इसका कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा, आप निश्चित रूप से वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, पूरी क्लास को देखना है ताकि एक एक चीज़ को हम ध्यानपूर्वक समझें। अब समझा है कितना बेहतरीन जा रहा है आपको, वो आप खुद समझ सकते हैं। चलो, ICT के संदर्भ में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग की जब बात आती है ना दोस्तों, तो आंसर आएगा इंटरनेट पर सर्वर के माध्यम से सॉफ्टवेयर और डेटा तक पहुंच। क्लियर? यस, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बूट
करने और हार्डवेयर को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। बताइए क्या होगा इसमें? इसमें भी दोस्तों हमारा राइट आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर करेंगे। सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये वो प्रोग्राम होते हैं जो उपयोगकर्ता होता है ना उसके लिए विशिष्ट कार्य करते हैं, मतलब स्पेसिफिक टास्क को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको कैलकुलेटर लगा करके कुछ सोल्विंग कर रहे हो, प्रॉब्लम सोल्विंग, कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो, वर्क प्रोसेसिंग कर रहे हो, कुछ वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, कुछ गेम खेल रहे हो, तो ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए काम हो गया, विशिष्ट कार्य हो गए, स्पेसिफिक टास्क हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल सके। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होता है दोस्तों, और ये कंप्यूटर को बूट करने की प्रक्रिया शुरू करता है, और मेमोरी, प्रोसेस, डिवाइस, इन सब जैसी चीज़ें जो हैं ये हार्डवेयर संसाधनों को प्रबंधन भी देता है। बाकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उप प्रकार है, सब टाइप है ये, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर रख रखाव, मेंटेनेंस होता है, अनुकूलन होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, इन सब में मदद करता है। एंटीवायरस जो होते हैं, डिस्क क्लीनअप जो होता है, ये सारे काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो मनोरंजन प्रदान करता है, और वीडियो गेम जैसे हो गए, जैसे कोई और, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, कई सारी चीज़ें हैं, आपका MX प्लेयर हो गया, यहाँ पर आप लोग कई सारी चीज़ें देख करके अपना मनोरंजन कर सकते हो। ठीक, 17 नंबर में देखिए क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रणाली उपागम का उपयोग करते समय प्रक्रिया चरण में क्या शामिल होता है? तो ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रक्रिया चरण में हम सीधा सीधा आंसर क्या कर देंगे? शिक्षण विधियों और सामग्री का चयन और उपयोग करना, बस इतना सा आंसर करेंगे हम इसके अंदर। प्रक्रिया जो होती है ये चरण में सभी गतिविधियां शामिल होती है। प्रक्रिया के चरण में जो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, तो इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए किया जाता है इसका काम। टीचिंग मेथड का उपयोग करना, सामग्री प्रस्तुत करना, सीखने की गतिविधियों का संचालन करना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। 18 नंबर में देखिए, बताइए साथियों क्या आंसर होगा इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर आपका 18, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का कौन सा रूप छात्र को एक काल्पनिक वातावरण में प्रयोग करने की क्या देता है? अनुमति देता है। बताइए। तो साथियों इस प्रश्न में आंसर होगा सिमुलेशन, ऑप्शन नंबर तीसरा करेंगे। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन जो है इसके बहुत सारे रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। ड्रिल और प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं तो ये दोहराने वाले अभ्यास पर केंद्रित होते हैं, बात कर चुके हैं इन सब के बारे में अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, ICT उपकरणों के उपयोग से शिक्षण को अधिक छात्र केंद्रित कैसे बनाया जा सकता है? बताओ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, इस प्रश्न को तो ध्यानपूर्वक तुम समझ लो। केवल शिक्षक को सक्रिय रख करके, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल शिक्षक को सक्रिय रख करके शिक्षण केंद्रित नहीं रह सकता है, छात्र केंद्रित नहीं रह सकता है, शिक्षक केंद्रित रह सकता है, छात्र नहीं रहेगा इस कंडीशन में। इसमें आंसर होगा छात्रों को उनकी रुचि और गति के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करके। बी ऑप्शन करेंगे हम इसमें, ठीक है भाई। देखो, छात्र केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण जो है छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों और गति पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि केवल शिक्षक के ऊपर करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन क्या हो सकता है? बता सकते हो आप इसमें? क्या आंसर होगा इसमें? वे एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी एक दूसरे पर होते हैं, ये तो नहीं होगा आंसर। दूसरे की बात करें तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं है, दोनों के बीच में डिपेंडेंसी होती है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। दोस्तों, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक साथ काम करते हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। क्लियर? तो डी ऑप्शन करेंगे हम इसमें। इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप सोच लेना क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में प्रणाली उपागम के किस चरण में शैक्षिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है? बताइए सर, क्या उत्तर होगा इसमें? उत्तर करेंगे साथियों अपन आउटपुट या मूल्यांकन, आउटपुट एवोल्यूशन, ठीक है। शिक्षा के संदर्भ में यह छात्रों का अधिगम
प्राप्त उद्देश्य हो सकता है। मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो ये अक्सर आउटपुट जो चरण होता है ना, उसी का पार्ट माना जाता है, एक अलग अंतिम चरण के रूप में होता है ये। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सहायक अधिगम में ट्यूटोरियल मोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, ट्यूटोरियल मोड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नई अवधारणाओं को पढ़ना और उनकी समझ की जांच करना। इसमें होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आईसीटी के उपयोग से शिक्षक किस प्रकार अधिक प्रभावी बन सकता है? बता दीजिए। तो आईसीटी का प्रयोग करके शिक्षक कैसे प्रभावी बन सकता है? विभिन्न प्रकार के संसाधनों और प्रस्तुति जो विधियां हैं उनका उपयोग करके। ये बहुत अच्छा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा में कम समय बिताना हमेशा प्रभावशीलता का संकेत नहीं होता है। गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? अगला देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है बताओ? अभी बात करिए अपन ने, किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। जैसे वर्ड, एक्सेल, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए होते हैं। अगला देखिए 25, प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच में फीडबैक का क्या महत्व है? फीडबैक का क्या महत्व होता है? फीडबैक सुनते नहीं हो आप कभी? जैसे आपने कोई एप्लीकेशन खोला, उसको बंद कर रहे हो तो फीडबैक मांगता है। बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्लीज़ आप फीडबैक दीजिए। यूट्यूब पर भी फीडबैक मांगता है अपने को वीडियो देखते टाइम में भी, कि आपको एक कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये चैनल सही है कि नहीं है। इस तरह से फीडबैक हो सकता है कुछ दिन में, या फिर आज कल कुछ दिन में आपको आरपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल पर भी फीडबैक मांग ले। तो साथियों, इसमें क्या होगा? ये प्रणाली के आउटपुट की जानकारी प्रदान करता है ताकि आवश्यक समायोजन किया जा सके। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई? ये केवल इनपुट को नियंत्रण नहीं करता है, पूरी प्रणाली को प्रभावित करता है। समझ चुके हैं? 26 देखिए, कंप्यूटर सहायक अधिगम और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में मुख्य उद्देश्य यदि कोई है तो क्या है? बता दो क्या आंसर होगा इसमें। बहुत बढ़िया साथियों, इस प्रश्न में उत्तर होगा CAL केवल अधिगम पर केंद्रित है, जबकि CAI जो है अनुदेशन पर केंद्रित है, इंस्ट्रक्शन पर केंद्रित है। ठीक है, CAI केवल हार्डवेयर का उपयोग करता है और CAL केवल सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। ये गलत बात है। दोनों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग शामिल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में आईसीटी के प्रभावी उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बताइए। What is the most important factor for the effective use of ICT in education? उत्तर होगा शिक्षकों और छात्रों को आईसीटी उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। आईसीटी के प्रभावी उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक ये सुनिश्चित करना है दोस्तों कि जो टीचर होते हैं और छात्र जो होते हैं उनको इन उपकरणों और संसाधनों का उपयोग करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेंड किया जाए। उन्हें ना केवल तकनीकी कौशल सिखाए जाएं, मतलब टेक्निकल स्किल ही नहीं सिखाए जाएं, बल्कि ये भी सिखाना जरूरी है कि ये जो उपकरण हैं इनको शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे एकीकृत किया जाए। 28 बताइए, कंप्यूटर हार्डवेयर की कार्यप्रणाली वर्किंग जो है उसको नियंत्रित करने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? बता सकता है आप में से कोई कमेंट बॉक्स में? क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है साथियों मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। बी ऑप्शन। नाम भी इतना बेहतरीन है तो देख लो, इसके बिना कंप्यूटर नहीं हो सकता। कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है इसके विभिन्न घटक होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव डेटा स्टोरेज के लिए होती है ये। तो मदरबोर्ड जो होता है ना, ये मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। ये जो माथो है ना, माथो वो ईमें लागत है प्रोसेसर। ये कंप्यूटर के लगभग सभी हिस्सों, प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस और जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं उन सबको जोड़ता है और उनके बीच संचार की अनुमति भी देता है। ये इन सभी घटकों की कार्यप्रणाली को समन्वित और नियंत्रित करता है साथियों। रैम वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये मदरबोर्ड में ही लगती हैं चीज़ें। प्रोसेसर, रैम, ये सब चीज़ें जो होती है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? CPU होता है। प्रोसेसर जो होता है जिसको CPU भी कहा जाता है, वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो निर्देश को क्रियान्वित करता है, एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये स्वयं मुख्य सर्किट बोर्ड नहीं होता है, ये मदरबोर्ड पर स्थित होता है। अगला देखो
प्रणाली उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों को क्या माना जाता है, बता सकते हो? तो प्रणाली उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों को माना जाता है इनपुट, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनपुट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग करने का एक नुकसान क्या हो सकता है? अब आपको डिसएडवांटेज यहां पर बताना है। डिसएडवांटेज है व्यक्तिगत प्रतिक्रिया की कमी, लैक ऑफ पर्सनल फीडबैक। बिल्कुल सर, लेकिन फायदे भी हैं, लेकिन कुछ संभावित नुकसान भी हैं, दोनों चीजें होती हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में आईसीटी का कौन सा उपकरण छात्रों के बीच सहयोग और संचार को बढ़ावा देने में मदद करता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ईमेल और ऑनलाइन फोरम। बिल्कुल सर, ईमेल और ऑनलाइन फोरम ही इस प्रश्न में सही उत्तर करेंगे। ईमेल और ऑनलाइन फोरम जो है विकी, ब्लॉग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सहयोग उपकरण जो होते हैं ना, ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स, आईसीटी के ऐसे उपकरण हैं ये सारे के सारे जो छात्रों को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करने और विचारों को साझा करने और जो परियोजनाएं हैं उन पर सहयोग करने में सक्षम बनाते हैं। भले ही वो भौगोलिक रूप से हो, अलग हो, लेकिन सक्षम बनाती हैं। 32 देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है? बताइए। तो साथियों इसमें होगा कंप्यूटर सिस्टम, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम शब्द जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को संयोजन, दोनों का जो संयोजन होता है इसी को दर्शाता है, जो एक साथ मिलकर के एक पूर्ण और कार्यात्मक इकाई के रूप में काम करते हैं। कार्यात्मक बोले तो फंक्शनल। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा में प्रणाली उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? पहला चरण देख लिया, अंतिम चरण बताइए। अंतिम चरण होता है साथियों मूल्यांकन। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, साइकिल प्रोसेस होती है ये, लेकिन पूर्ण चक्र के रूप में इसको देखा जाता है। प्रक्रिया जो होती है बीच का चरण होता है ये, इनपुट जो है ये प्रारंभिक चरण है, ये बीच का चरण है, और डिजाइन जो है प्रणाली की योजना बनाने में संबंधित एक प्रारंभिक चरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, बताइए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का कौन सा रूप छात्रों को जटिल प्रक्रियाओं को समझने में मदद करने के लिए गतिशील मॉडल का उपयोग करता है? क्विज, ड्रिल, ट्यूटोरियल, सिमुलेशन, बात कर चुके, सिमुलेशन होगा, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 35 देखिए, आईसीटी का उपयोग करके दूरस्थ शिक्षा को कैसे सुगम बनाया जा सकता है? जो गांव दूर दराज के लोग हैं जो आसानी से शिक्षा नहीं ले सकते, उनके लिए कैसे आईसीटी हेल्पफुल है ये आपको बताना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके हम ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं जो हो रही है आज की डेट में। इसके ऊपर ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को, आपको, आप खुद भी समझदार हैं, आप स्कूल व्याख्याता बनने वाले हो। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है बताइए? व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस? क्या है ये दोस्तों वो कानूनी समझौता है, ये वो लीगल एग्रीमेंट है जो बताता है कि आप सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। भाई आप कोई भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो वहां पर एक एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, एक्सेप्ट एग्रीमेंट। ठीक है, तो उसको आप क्लिक करते हो ना तभी वो इंस्टॉल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। राइट क्लिक करते हो तब, समझ गए ना, वो चीज के बारे में बात कर रहा है। 37 देखिए, शिक्षा में प्रणाली उपागम की एक सीमा क्या हो सकती है? व्हाट कुड बी ए लिमिटेशन ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन? साथियों इस प्रश्न में होगा ये मानव तत्वों जैसे भावनाओं और प्रेरणाओं को पूरी तरह से शामिल करने में संघर्ष कर सकता है। बी ऑप्शन सही उत्तर करेंगे। शैक्षिक समस्याओं को समझाने के लिए एक सरल तरीका नहीं है, ये जटिल और विस्तृत दृष्टिकोण है, डिटेल्ड में हम इसको देख सकते हैं। 38 देखो अब आप बताइए कंप्यूटर सहायक अधिगम में सिमुलेशन का मुख्य लाभ क्या है? सिमुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, बस आपको अब लाभ बताना है इसमें। तो लाभ जो है ये है छात्रों को जोखिम मुक्त रिस्क फ्री वातावरण में अभ्यास करने की अनुमति देता है, तो बी ऑप्शन कर देंगे इसमें। क्लियर है भाई? बिल्कुल। अगला प्रश्न है आईसीटी के उपयोग से कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है जो 21वीं सदी के शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण है? जो 21st सेंचुरी लर्नर है इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर होगा दोस्तों सूचना साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेसी रेट। बी ऑप्शन करेंगे राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को अल्पकालिक रूप से संग्रहित करता है ताकि सीपीयू इसे तुरंत एक्सेस कर सके? बताओ क्या होगा? यहां पर आंसर होगा दोस्तों रैम। ऑप्शन नंबर तीसरा करेंगे। रैम के बारे में देख चुके हैं, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए अलग अलग घटक होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी आजकल ये चल रही है, ये ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत तेज़ गति से काम करती है, इससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से काम करती है जो हार्ड डिस्क होती है। पहले हार्ड ड्राइव चला करती थी, आजकल एसएसडी चल गई है। हालांकि आजकल भी इनका उपयोग हो रहा है, लेकिन ये इतनी फास्ट नहीं होती हैं, ये बहुत फास्ट होती हैं, थोड़ा खर्चा इनमें ज़्यादा आता है। ठीक है, स्थायी डेटा के रूप में संग्रहित किया जाता है। रोम जो है, रोम को कहा जाता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। क्या कहा जाता है? रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक प्राथमिक मेमोरी का प्रकार है। आगे चलते हैं, रैम के बारे में बात कर चुके, इसका आंसर तीसरा होगा। प्रणाली उपागम के संदर्भ में ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या दर्शाता है? बताइए सर। ब्लैक बॉक्स मॉडल के बारे में डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ब्लैक बॉक्स जो मॉडल है, ये एक प्रकार एक प्रणाली है जिसके इनपुट और आउटपुट ज्ञात होता है इससे, लेकिन आंतरिक कार्य प्रणाली अज्ञात तथा अप्रासंगिक है, इरेलेवेंट है। पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है ब्लैक बॉक्स, जिसके लिए हम जानते हैं कि इसमें क्या इनपुट जा रहा है और इससे क्या आउटपुट निकल रहा है, लेकिन हमें इसकी आंतरिक कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं होती है, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर सहायक अधिगम के विकास में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है? बता दो। तो गाइज इसमें आंसर होगा व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे भाई। क्लियर है? अगला देखिए, आईसीटी का उपयोग करके शैक्षिक संसाधनों को अधिक सुलभ कैसे बनाया जा सकता है? बताइए। तो आईसीटी का उपयोग करके शैक्षिक संसाधन जो हैं उनको सुलभ कैसे बनाया जा सकता है? उन्हें डिजिटल प्रारूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। इस वजह से हो सकता है ये काम। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 44 देखिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? बताओ। सॉफ्टवेयर का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा, मदरबोर्ड होगा। डी ऑप्शन। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है ना मदरबोर्ड तो। मदरबोर्ड तो एक फिजिकल डिवाइस है, मतलब जो कंप्यूटर में लगता है नीचे, जिसके द्वारा सारा काम होता है, पूरा यूनिट होता है वो तो मदरबोर्ड एक हार्डवेयर का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ये कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसको छू भी सकते हैं अपन, पर ये सॉफ्टवेयर नहीं है। 45 बताइए, प्रणाली उपागम का कौन सा चरण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट की पहचान से संबंधित है? क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा साथियों इनपुट, पहला ऑप्शन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 में हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर सहायक अधिगम और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन सॉफ्टवेयर के डिजाइन में उपयोगकर्ता इंटरफेस क्यों महत्वपूर्ण है? बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। यह निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ता कितनी आसानी से सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। बस यही आंसर हम इसमें सही उत्तर करेंगे। क्लियर है? आगे चलिए। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग से संबंधित एक नैतिक मुद्दा क्या है? अगर एक हम इथिकल मुद्दे की बात करें तो बताइए क्या हो सकता है वो इथिकल इशू? क्या हो सकता है? डेटा गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। डेटा की गोपनीयता यानी कि जो प्राइवेसी है और सिक्योरिटी है, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग से संबंधित एक नैतिक मुद्दा है, एथिकल इश्यू है। शैक्षिक संस्थान जो हैं उनमें छात्रों और शिक्षकों का संवेदनशील डेटा जो होता है वो जिम्मेदारी भरा काम होता है। नैतिक जिम्मेदारी होती है ये सुनिश्चित करना कि हम आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे, बिल्कुल भी आपका डेटा लीक नहीं होगा, कि इस डेटा को अनधिकृत पहुंच ना हो सके, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना पहुंच सके, कोई भी मिसयूज इसका ना कर सके, कोई भी लीकेज इसमें ना हो, सुरक्षित रखा जाए और इसके उपयोग केवल उचित और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी इसमें बिल्कुल रखी जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 48 बताइए, कंप्यूटर की मस्तिष्क के रूप में किसको जाना जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन,
48 में बताओ। तो कंप्यूटर का ब्रेन अभी हम बात कर चुके, सीपीयू को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इन सब के बारे में बात कर चुके, बाकी जो भी ऑप्शन है। शिक्षा में प्रणाली उपागम के क्रियान्वयन के लिए क्या आवश्यक है, बताओ। प्रणाली उपागम के क्रियान्वयन के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? यह आवश्यक है इसमें शामिल सभी घटकों के बीच स्पष्ट संचार और समन्वय। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कर देंगे बी राइट आंसर इसके अंदर। क्लियर है भाई। अगला देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आईसीटी उपकरण कक्षा में इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या उत्तर होगा, जल्दी बताओ उत्तर फटाफट। 50 नंबर के प्रश्न में इसका उत्तर होगा एक स्क्रीन जिस पर शिक्षक लिख और कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकता है। तो बी ऑप्शन ही हम इसमें सही उत्तर कर देंगे भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम का पूर्ण रूप क्या है और यह किस प्रकार की मेमोरी है? इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। रैम का पूर्ण रूप होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये अस्थिर होती है। ठीक है भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। और बाकी रीड ओनली मेमोरी नॉन मतलब स्थिर होती है ये आपके। तो ये देखते हैं अपन, गैर स्थिर करेंगे हम इसको। रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम जो होती है वो होगी, और ये बाकी सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रणाली उपागम में बाधाओं को आमतौर पर किस चरण का हिस्सा माना जाता है? तो बाधाओं को जो हिस्सा माना जाता है वो इनपुट के रूप में माना जाता है, पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रणाली की सीमाएं और प्रतिबंधों को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया, आउटपुट, फीडबैक प्रणाली के कार्य करने और उनके परिणामों से संबंधित है, ना कि इनपुट इनसे संबंधित है। इनपुट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट चरण के अंदर हम प्रणाली के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, शर्तें हैं, सीमाएं हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। बाधाओं की जब हम बात करते हैं तो बाधाएं जो हैं ये वो कारक होते हैं जो प्रणाली के संचालन मतलब ऑपरेशन और उद्देश्य की प्राप्ति को सीमित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में बजट की कमी है, समय सीमा की कमी है, उपलब्ध कोई उपकरण है उनकी कोई कमी हो सकती है, स्टाफ की कमी हो सकती है, ये सब चीज़ें बाधाएं हो सकती हैं। इन बाधाओं को इनपुट चरण में ही पहचानना महत्वपूर्ण है ताकि प्रणाली की योजना आपकी यथार्थवादी बनी रहे। क्लियर है। अगला देखिए 53 में हमें उत्तर देखना है, क्या होगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों छात्रों को मौजूदा ज्ञान या कौशल का अभ्यास करने में मदद करना। बी ऑप्शन हम इसमें सही उत्तर करेंगे। देखो आपको प्रैक्टिस सभी क्वेश्चन की करनी है। अगर किसी वजह से वीडियो नहीं भी आ पाए पूरे 250 क्वेश्चन का, तो आपको 250 के 250 क्वेश्चन आरपीएससी हिंदी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। बेटेंशन नो टेंशन, आप लोग वहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करो जा करके, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, ये हो गया। 54 देखिए, डिजिटल पाठ्य पुस्तकें शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का एक उदाहरण है। इनका मुख्य लाभ क्या है, बता दीजिए, क्या लाभ है इनका मुख्य। तो साथियों ये वे इंटरेक्टिव सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और आसानी से अपडेट किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बी ऑप्शन करेंगे। उन्हें पढ़ने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरण की आवश्यकता होती है ना। देखो डिजिटल पाठ्य पुस्तकें जो हैं, और अगर हम देखें पारंपरिक जो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक संस्करण होते हैं, ये हमेशा पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों से सस्ते नहीं होते हैं, हालांकि कई बार लागत प्रभावी भी हो सकती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इनमें भी आपको आउटपुट डिवाइस बता देना है। अब अलग ऑप्शन आए हैं आपके पास में, इस प्रकार का प्रश्न तो आएगा ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में। एक प्रश्न तो निश्चित रूप से लिख लो यहाँ पे ही, तो जो आ रहे हैं इनको ढंग से याद कर लेना। माइक्रोफोन नहीं है, स्कैनर नहीं है, प्रोजेक्टर है, तो तीसरा ऑप्शन करेंगे। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस होते हैं हार्डवेयर घटक जो कंप्यूटर से संबंधित डेटा को उपयोगकर्ता के लिए समझने योग्य प्रारूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोफोन की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोफोन जो है एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि इनपुट लेता है। ठीक,
56 में देखिए, बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर क्या होगा। शिक्षा में प्रणाली उपागम किस पर जोर देता है? शिक्षा में जो प्रणाली उपागम है ये किसके ऊपर जोर देता है? तो साथियों ये जो जोर देता है ना, ये देता है शैक्षिक प्रक्रिया के सभी घटकों और उनके अंतर संबंधों को समग्र रूप से देखने में। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है भाई, आगे चलिए 57 देखिए, कंप्यूटर सहायक अधिगम के संदर्भ में ब्रोचिंग का क्या अर्थ है? बताइए सर, ये नया ही नाम आ गया, ब्रोचिंग क्या है? इसका उत्तर होगा छात्र की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अधिगम पथ को बदलना। क्या होगा? बी ऑप्शन हम इसमें सही उत्तर करेंगे साथियों। अगला देखिए 58, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग से कौन सा अधिगम सिद्धांत संदर्भित होता है? बताओ। केवल व्यवहारवाद, केवल संज्ञानवाद, केवल रचनावाद और ये उपरोक्त सभी? इसमें डी ऑप्शन ही होगा। बिहेवियरिज्म भी होगा, कोग्निटिविज्म भी होगा और कंस्ट्रक्टिविज्म भी होगा। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। व्यवहारवाद की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सिद्धांत है, जैसे ड्रिल और प्रैक्टिस और तत्काल फीडबैक सॉफ्टवेयर के स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। संज्ञानवाद जो है ये सूचना प्रसारण और मानसिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। रचनावाद जो है ये मानता है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान निर्मित करते हैं और आईसीटी द्वारा ये समर्थित भी है, इसको हेल्प भी की गई है। अगला देखिए 59 में, हार्डवेयर ड्राइवर क्या है? आप अब मत कर देना हार्डवेयर को चलाने वाला हार्डवेयर ड्राइवर है, यही क्या? हार्डवेयर को चलाने वाला व्यक्ति पहला ऑप्शन ही हो जाए कहीं, ऐसा मत कर देना। एक सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस के साथ में संचार करने में मदद करता है, ये इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो हार्डवेयर डिवाइस चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो उपयोगकर्ता होता है, यूजर होता है। हार्डवेयर डिवाइस को साफ करने वाला होता है उपकरण एक सफाई किट के रूप में जाना जाता है, क्लीनिंग किट। हार्डवेयर खरीदने की रसीद खरीद प्रमाण पत्र कहलाता है। अगला चलिए, प्रणाली उपागम में आउटपुट का क्या अर्थ है? आउटपुट का क्या अर्थ है प्रणाली उपागम में? तो साथियों आउटपुट का अर्थ है प्रणाली की प्रक्रिया का परिणाम। तीसरा ऑप्शन करेंगे हम। देखो, प्रणाली में प्रवेश करने वाले संसाधन जो होते हैं ना, वो कहलाते हैं आपके इनपुट। क्या कहलाते हैं? इनपुट कहलाते हैं, मतलब इनपुट कहलाते हैं। प्रणाली द्वारा की जाने वाली जो गतिविधियां हैं ये कहलाती हैं प्रक्रिया। क्या कहलाती हैं भाई? प्रक्रिया बोले तो प्रोसेस, प्रोसेस कहलाती है। बाकी हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और प्रणाली में सुधार के लिए जो जानकारी होती है ये कहलाती है आपकी फीडबैक। क्या कहलाती है भाई? फीडबैक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के ट्यूटोरियल मोड की एक विशेषता क्या है? क्या विशेषता हो सकती है साथियों इसमें? इसमें विशेषता हो सकती है ये छात्रों को सामग्री के रूप में रैखिक पथ पर निर्देशित करता है। तो हम इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग से कौन सी पारंपरिक भूमिका में बदलाव आया है? बताइए। एक तो छात्र की भूमिका केवल जानकारी प्राप्त करने वाले के रूप में, शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान के स्रोत के रूप में, स्कूल भवन की भूमिका सीखने के एकमात्र स्थान के रूप में और उपरोक्त सभी। बिल्कुल इन सब में ही आया है, तो हम डी ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे सारे के सारे आपके ध्यान में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? दो मुख्य श्रेणियां, दो मेन कैटेगरी हैं, उनके बारे में देखनी है। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो तीसरा ऑप्शन हम इसमें राइट आंसर करेंगे भाई। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, जो कंप्यूटर के आंतरिक जो इंटरनल कार्य होते हैं ना उनसे प्रतिबंधित होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है आपका। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्य करता है, जैसे वर्ड प्रोसेस, ब्राउजिंग, गेमिंग, ये सारे काम करता है। गेम ब्राउजर, जैसे आप क्रोम ब्राउजर पे जाकर कुछ सर्च करते हो ना, जैसे कुछ सिलेबस आपको चाहिए होता है या फिर कोई जानकारी आपको चाहिए होती है, कुछ न्यूज़ आपको चाहिए होती है किसी बात के लेकर के, तो वो ब्राउजर होते हैं। वर्ड प्रोसेसर, ये सारे इसमें आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ओएस होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए,
प्रणाली उपागम का उपयोग शैक्षिक नियोजन में किस प्रकार सहायक होता है, बताइए। तो इसका सीधा सा आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ये शैक्षिक प्रक्रिया के सभी परस्पर संबंधित तत्वों पर विचार करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ राइट आंसर करते हुए चलेंगे। ये केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है ऐसा नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया और उसके घटकों पर विचार करता है। ये शैक्षिक लक्ष्यों को कम महत्वपूर्ण मानता है ऐसा भी नहीं है, वास्तव में ये स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना इसका पहला कदम माना जाता है। ये केवल वित्तीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है ऐसा भी नहीं है। वित्त, हालांकि वित्त एक महत्वपूर्ण इनपुट घटक हो सकता है इसमें, बट इसका आंसर नहीं होगा ये। क्लियर, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, कंप्यूटर सहायक अधिगम में गेमिफिकेशन का उद्देश्य क्या है, बताओ सर। तो साथियों गेमिफिकेशन का जो उद्देश्य है ना, यहाँ पे बिना कोई टाइम खराब किए रोक टोक के हम करेंगे गेमिंग सिद्धांतों और तत्वों का उपयोग करके अधिगम अनुभव को अधिक आकर्षक और प्रेरक बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन कर देंगे इसमें हम करेक्ट आंसर। 66 देखिए, आईसीटी के उपयोग से व्यक्तिगत अधिगम को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। जो पर्सनलाइज लर्निंग है इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, क्या करोगे आप इसमें। इसमें भी हम बी ऑप्शन करेंगे। प्रत्येक छात्र की सीखने की गति, शैली और आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री और गतिविधियों को अनुकूलित करके ऑप्शन नंबर बी करेंगे। सर्वाधिक सही उत्तर जो है वो अपना बी ऑप्शन ही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि लाइव क्लास तो ले नहीं रहा हूँ मैं आपकी, रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें, तो इसमें मैटर नहीं करता है कि क्या ऑप्शन रखना है अपने को, कि आप लगातार वही वो करते जाओ परीक्षा में। ठीक, सॉफ्टवेयर बग क्या है, व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर बग, आपको बताना है सॉफ्टवेयर बग क्या है। सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि हो सकती है, दोष हो सकता है जो अपेक्षित रूप से कार्य नहीं करता है, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 68 देखिए, प्रणाली उपागम में ब्लैक बॉक्स मॉडल का उपयोग कब उपयोगी होता है, बताओ जी। जो प्रणाली उपागम है इसमें ब्लैक बॉक्स मॉडल का उपयोग कब उपयोगी होता है। इसका उत्तर होगा जब प्रणाली की आंतरिक कार्यप्रणाली जटिल या अज्ञात हो और केवल इनपुट आउटपुट संबंध का अध्ययन करना पर्याप्त हो। बी ऑप्शन हम राइट आंसर इसमें कर देंगे भैया। अगला क्वेश्चन देखिए 69, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में सिमुलेशन के डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक क्या है, बताइए। क्या है भाई, ग्राफिक डिजाइन का बहुत महंगा होना, नहीं ये नहीं है। वास्तविक दुनिया की स्थिति का यथार्थवादी प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन नंबर बी ही करेंगे हम इसमें भी। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन महंगा तो हो सकता है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ठीक है, रियलिज्म जो है ना, यथार्थवाद और शैक्षिक प्रभाव ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला चलो, आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल को कैसे सुविधाजनक बनाया जा सकता है, बताओ। 70 नंबर के प्रश्न में वही आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। छात्र द्वारा व्याख्यान सामग्री जो लेक्चर मटेरियल है उसको घर पर डिजिटल संसाधनों के माध्यम से देखकर और कक्षा में अभ्यास या चर्चा में भाग लेकर के ऐसा किया जा सकता है, तो ये बी ऑप्शन होगा इसमें। आगे चलिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्थापित करने का क्या अर्थ है, बताइए। स्थापित करने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर उपयोग के लिए तैयार करना। क्या, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर उपयोग के लिए तैयार करना। ठीक है, हटाना तो अनइंस्टॉल कहलाता है दोस्तों। बैकअप कॉपी बनाना डेटा सुरक्षित रखने संबंधित चीज है। अगला देखिए, प्रणाली उपागम के अनुसार शैक्षिक प्रणाली का पर्यावरण क्या है, बताओ। कर सकते हो आप ये उत्तर, कर सकते हो सर, करेंगे सारे क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। बी ऑप्शन, वो बाहरी कारक जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो प्रणाली को प्रभावित करते हैं लेकिन सीधे प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो बी ऑप्शन करेंगे। 73 देखिए दोस्तों, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन सॉफ्टवेयर में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए सर क्या उत्तर होगा इसमें। तो गाइस इसमें आंसर होगा छात्र के अधिगम की प्रगति की जांच करना और फीडबैक प्रदान करना, इसमें आएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 74 देखिए,
आईसीटी का उपयोग करके लाइफ लॉन्ग लर्निंग को कैसे सुगम बनाया जा सकता है? बताओ, इसको कैसे सुगम बना सकते हैं अपन? इसको सुगम बना सकते हैं अपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, वेबिनार और डिजिटल पुस्तकालयों तक पहुंच प्रदान करके। तीसरा ऑप्शन हम इसमें सही उत्तर कर देंगे। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का कार्य कर सकता है? बताओ जी, कौन सा कर सकता है? ये कर सकता है टच स्क्रीन, तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है ना, दोनों का करता है। कुछ कंप्यूटर पेरिफेरल्स एक से ज़्यादा कार्य कर सकता है। कीबोर्ड मुख्य रूप से एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर के बारे में आउटपुट डिवाइस बताया मैंने आपको। स्पीकर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक डिस्प्ले डिवाइस होता है। जो आपका फ़ोन है ना, ये टच स्क्रीन है, जो उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर सीधे छूकर के कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति भी देता है। तो इनपुट है, इनपुट देता है, इसलिए टच स्क्रीन एक साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है। 76, शिक्षा में प्रणाली उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब प्रणाली उपागम का मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक प्रक्रिया को ज़्यादा व्यवस्थित और कुशल बनाना, ज़्यादा एफिशिएंट बनाना और ज़्यादा सिस्टमैटिक बनाना। 77, कंप्यूटर सहायक अधिगम के लाभों में से एक क्या है? तो कंप्यूटर सहायक अधिगम के बहुत सारे लाभ हैं, उनमें से एक लाभ आपको बताना है। तो बताइए कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के बारे में एक लाभ कौन सा है? ये बहुत महंगा है। देखो, प्रारंभिक सेटअप या सॉफ्टवेयर महंगा हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने पर ये लागत प्रभावी हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए बहुत महंगा होना हमेशा इसका नुकसान नहीं होता। तो ये छात्रों को अपनी गति से सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्लियर? अगला देखिए, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करके समावेशी शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? आप उत्तर बताओ, क्या होगा? गुड। विभिन्न आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी और अनुकूलित सामग्री प्रदान करके। तो क्या उत्तर होगा इसमें? इसमें होगा दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। 79 में बताइए, सॉफ्टवेयर अपडेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सॉफ्टवेयर अपडेट का जो मुख्य उद्देश्य होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा आपको बताना है। सॉफ्टवेयर में बग्स को ठीक करना और नई सुविधाओं को जोड़ना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 80 में बताइए, प्रणाली उपागम की फीडबैक लूप का क्या कार्य है? तो प्रणाली उपागम की फीडबैक लूप जो है उसका कार्य आपसे पूछ रहा है। तो फीडबैक लूप का कार्य है प्रणाली के प्रदर्शन के बारे में जानकारी एकत्रित करना और प्रणाली को समायोजित करने के लिए उसकी जानकारी का उपयोग करना। भाई कोई कमी रह गई है, आपने बताया कि ये दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत अगले को पता लगी तो उसको समायोजित करेगा ना, अच्छे से सही करेगा वापस से, कि कोई कमी ना रह जाए उसके सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में। कंप्यूटर सहायक अधिगम सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन के लिए किन मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए? बताओ कौन से मानदंड हो सकते हैं? वो आपको पता ही है कौन से हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर की शैक्षिक प्रभावशीलता, उपयोगकर्ता इंटरफेस और तकनीकी विश्वसनीयता, टेक्निकल रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी करेंगे इसमें। ठीक है ना, आगे चलिए 82 में बताइए, 82 में क्या उत्तर होगा? आईसीटी के प्रभावी उपयोग के लिए किस प्रकार की डिजिटल साक्षरता शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो साथियों, ये प्रौद्योगिकी का सुरक्षित, सेफ और एथिकल और जिम्मेदारी वाला, मतलब रेस्पॉन्सिबल उपयोग सीखना होता है। तीसरा ऑप्शन हम इसमें सही उत्तर करेंगे। ठीक है भाई, समझ गए? डिजिटल साक्षरता जो है केवल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तकनीकी कौशल से ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है। केवल कंप्यूटर गेम खेलना, सॉफ्टवेयर स्थापित करना, ये डिजिटल साक्षरता को सीमित एक सीमित पहलू है, लिमिटेड आपका एस्पेक्ट है ये। ठीक है, दूसरा हम देखें तो केवल जानकारी, ऑनलाइन जानकारी खोजना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन ये डिजिटल साक्षरता का पूरा दायरा नहीं है। चौथा देखें तो अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षण अधिगम सामग्री के डिजिटल भंडार का एक उदाहरण बताइए। बताइए क्या होगा इसमें? भौतिक पुस्तकालय? बिल्कुल नहीं। स्कूल का खेल का मैदान? बिल्कुल नहीं। दीक्षा, NRER जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना, ये इसका सही उत्तर होगा, तीसरा ऑप्शन। भौतिक पुस्तकालय तो एक पारंपरिक स्थान है जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती हैं।
स्कूल में खेल का मैदान सीखने का स्थान हो सकता है, लेकिन सामग्री का भंडार नहीं हो सकता। कक्षा का ब्लैक बोर्ड अस्थायी रूप से जानकारी प्रस्तुत करने का माध्यम है। बाकी ये सही होगा इसका। तीसरा 84 देखो, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो दुर्भावनापूर्ण होता है और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान भी पहुंचाता है? मैलवेयर, तीसरा ऑप्शन। सॉफ्टवेयर तो विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें कुछ कंप्यूटर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसके बारे में बात कर चुके हैं, कंप्यूटर के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक होता है, दुर्भावनापूर्ण नहीं होते हैं जब तक उनमें कोई सुरक्षा भेद्यता ना हो जाए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर में रखरखाव और सुरक्षा के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। मेलवेयर जो होते हैं ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं और इनका संक्षिप्त नाम जो होता है वो होता है दोस्तों मलवेयर। ठीक है, मलवेयर अलग अलग रूपों में होते हैं, जैसे वायरस के अलावा आपने नाम सुना होगा वर्म्स, एक नाम सुना होगा आपने ट्रोजन हॉर्स, इस तरह के होते हैं। एक होता है स्पाईवेयर, एक होता है रैनसमवेयर, इस तरह के कई सारे होते हैं। ये डेटा को चुराने, नुकसान पहुंचाने, अनधिकृत पहुंच, बेचने, कई काम के लिए होते हैं ये। 85 देखिए, प्रणाली उपागम के अनुसार एक शैक्षिक प्रणाली को कैसे देखा जाना चाहिए? प्रणाली उपागम के दौरान बताना है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू द सिस्टम अप्रोच हाउ शुड एन एजुकेशनल सिस्टम बी व्यूड। इसमें उत्तर होगा घटकों के एक समूह के रूप में जो अंतर संबंधित है और एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में कार्य करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे। क्लियर है भाई? ओके। 86 देखिए अब आप, कंप्यूटर सहायक अधिगम में ऑथरिंग सिस्टम का क्या कार्य है बताइए। इस प्रश्न में भी सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा। CAL सॉफ्टवेयर बनाने के लिए शिक्षकों या डेवलपर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। बी ऑप्शन हम इसमें सही उत्तर कर देंगे। ठीक है ना भैया? ओके। जो शिक्षकों, विषय वस्तु विशेषज्ञों या शैक्षिक डेवलपर जो होते हैं उनको कंप्यूटर सहायक अधिगम या कंप्यूटर सहायक अनुदेशन सामग्री और प्रोग्राम बनाने की अनुमति देता है। ICT के उपयोग से शिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देने का एक उदाहरण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। छात्रों को एक साझा ऑनलाइन दस्तावेज पर मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न में हम सही उत्तर करेंगे। 88 देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस को मापने के लिए आमतौर पर इकाई का उपयोग किया जाता है। कौन सी इकाई है वो? हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज और प्रोसेसर के लिए तो इसमें आएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है ना? किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान की इकाई है, मतलब मास की इकाई है ये। और वोल्ट, आपका जो वोल्ट है, वोल्ट ये विद्युत वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है ये। लीटर की बात करते हैं तो ये एक वॉल्यूम की इकाई होती है, मतलब आयतन की इकाई होती है। आयतन बोले तो वॉल्यूम की इकाई होती है, यूनिट। इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। 89 प्रणाली उपागम में सीमाओं को परिभाषित करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये निर्धारित करने के लिए कि कौन से घटक प्रणाली का हिस्सा हैं और कौन से उसके पर्यावरण का हिस्सा है, तो इसलिए जरूरी है। तो हम इसमें करेंगे दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 90 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में लर्नर कंट्रोल का क्या अर्थ है? बताइए सर, लर्नर कंट्रोल का अर्थ पूछ रहा है आपको यहां से, तो क्या उत्तर करेंगे? इसमें उत्तर करेंगे छात्र को अपनी सीखने की गति, सामग्री की समीक्षा या आगे बढ़ने का विकल्प देना। तीसरा ऑप्शन। आप इसमें भी बी ऑप्शन सोच रहे थे क्या? तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। 91 देखिए, शिक्षा में ICT के उपयोग का एक मुख्य उद्देश्य सूचना और ज्ञान तक पहुंच बढ़ाना है। इसका क्या महत्व है? व्हाट इज इट्स इंपोर्टेंस? बताओ भाई, क्या इंपोर्टेंस है? तो इंपोर्टेंस तो साथियों आपको पता ही लग गया, ये भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल और सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक बाधाओं जो बैरियर्स हैं इनको कम करके सभी के लिए सीखने के अवसर प्रदान करना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, सारे तरीके में मैंने ऐड कर दिया है। कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में पेरिफेरल डिवाइस क्या है? अब पेरिफेरल डिवाइस के बारे में बात हो रही थी ना, 2-3 बार हो गई, तो बताइए पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस दोस्तों कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक भारी उपकरण होता है जो इनपुट और आउटपुट प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। तो क्या होता है ये?
एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स इनपुट और आउटपुट। अगला क्वेश्चन, प्रणाली उपागम में संपर्क का क्या महत्व है, इंटरेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है, बताइए। तो साथियों इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, वे दर्शाते हैं कि प्रणाली के विभिन्न घटक जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। 94, कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में ट्यूटरिंग सिस्टम क्या है, बताओ भाई। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, ट्यूटरिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक प्रणाली जो सामग्री प्रस्तुत करती है, प्रश्न पूछती है और छात्र की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुकूलित प्रतिक्रिया प्रदान भी करती है, एडेप्टिव प्रोसेस। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एडेप्टिव रेस्पॉन्स की बात करें, प्रतिक्रिया मतलब रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग से संबंधित एक संभावित सुरक्षा चिंता क्या है, सिक्योरिटी। व्हाट इज द पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न रिलेटेड टू द यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। क्या उत्तर होगा भाई? उत्तर होगा सर ऑप्शन नंबर तीसरा, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न। ऑप्शन नंबर तीसरा। 96 देखिए, सॉफ्टवेयर का कौन सा प्रकार उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने में मदद करता है, बता दो सर क्या उत्तर होगा। वेब पेज देखने में मदद करता है वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर होगा तीसरा करेक्ट आंसर। 97, प्रणाली उपागम में सब सिस्टम क्या है, व्हाट इज सब सिस्टम, व्हाट इज अ सब सिस्टम इन द सिस्टम अप्रोच। एक बड़ी प्रणाली के भीतर एक घटक जो स्वयं एक छोटी प्रणाली के रूप में कार्य करता है, मतलब एक स्माइलर सिस्टम स्टेप। ऑप्शन नंबर बी करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, बताइए सर। तो मेरे भाई इसका उत्तर होगा नियंत्रण समूह, कंट्रोल ग्रुप के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का एक नकारात्मक पहलू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है साथियों? शिक्षक और छात्र के बीच व्यक्तिगत संपर्क में कमी, ये हो सकता है। पर्सनल इंटरेक्शन जो है उसके अंदर कमी। अगला क्वेश्चन है अपना 99 के बाद में 100, कंप्यूटर हार्डवेयर वह घटक है जो सभी गणनाएं और तार्किक संक्रियाएं करता है, तो क्या कहलाता है? इसका कर पाओगे उत्तर? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है ना भाई। हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर होता है और सीपीयू के भीतर एक महत्वपूर्ण घटक भी होता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखनी है। ALU दोस्तों वो हिस्सा होता है जो सभी अंकगणितीय गणनाएं जो होती हैं और तार्किक संक्रियाएं होती हैं वो सब करता है, और ये कंप्यूटर के लगभग सभी डेटा प्रोसेसिंग कार्यों का दिल भी कहलाता है। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस मैराथन के बाद आईसीटी को लेकर आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। वो डर, वो झिझक कोसों दूर भाग गई होगी। आज आपने सिर्फ प्रश्न हल नहीं किए हैं बल्कि आईसीटी की चुनौतियों को भेदने की एक हुनर भी आपने सीखा है। इन 100 प्रश्नों के माध्यम से हमने पूरे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर किया है और ये आपकी परीक्षा की तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। आरपीएससी हिंदी ऐप आप डाउनलोड करें। आरपीएससी हिंदी नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगा आपको। इसमें एक आरपीएससी फ्री स्कूल व्याख्याता रिवीजन बैच है दोस्तों। इसमें हमने बहुत सारे इंपोर्टेंट पीवाईक्यू और एमसीक्यू डाले, हर ऑप्शन की व्याख्या के साथ में डाले हैं। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप ये रिवीजन बैच ज्वाइन करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो आपकी तैयारी देखो कितनी शानदार होगी और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं। ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपन दूसरे किसी क्लास में। बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तब तक मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।